हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सक्रीशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम होम्योस्टेसिस के चैप्टर में हैं, होम्योस्टेसिस को पढ़ रहे हैं। होम्योस्टेसिस में मैंने आपको बताया था कि हम तीन मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन शामिल है। सो हमने सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन, उसको कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो टुडे वी स्टार्ट विद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द सेकंड मैकेनिज्म दैट वी स्टडी इन द होम्योस्टेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस और वी विल एक्चुअली लुक एट व्हाट डज दिस वर्ड मीन। इस वर्ड का क्या मतलब होता है। सो ये जो एक्सक्रीशन वर्ड है, ये रूट वर्ड एक्सक्रिएट से निकला हुआ है, यानी हमारे पास एक रूट वर्ड है that is known as excrete। ठीक है, ये जो excrete वर्ड है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है टू रिमूव या टू एलिमिनेट। ओके, सो एक्सक्रिएट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना या उसको एलिमिनेट करना। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो वर्ड है, ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक्सक्रिएशन। सो इसके हिसाब से जो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी इसकी, उसको हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रिएशन। सो वी आर राइटिंग डेफिनेशन। एक्सक्रिएशन इज एक्चुअली रिमूवल of metabolic wastes, okay, so excretion is removal of metabolic wastes, excess substances or toxic material। सॉरी, आर की जगह हम यहां पर अगर एंड लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। एंड टॉक्सिक मटीरियल फ्रॉम बॉडी वाया यूरिन, फीसेस, एक्सहेलेशन, ETC। ठीक है, सो ये हमारे पास एक डिटेल्ड डेफिनेशन कहें इसको या कंप्लीट डेफिनेशन कहें एक्सक्रिएशन की। व्हाट इज एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि हमने यहां पर देखा कि एक्सक्रिएशन वर्ड रूट वर्ड एक्सक्रीट से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है टू रिमूव या टू एलिमिनेट। ठीक है, सो यहां पर हम रिमूवल की बात करेंगे या एलिमिनेशन की बात करेंगे। सो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, सबसे पहली बात कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी में बनते हैं उनको रिमूव करना, या एक्सेस सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो एक्सेस में हो, बॉडी ने टेकअप कर लिए हो बट दे आर इन एक्सेस, दैट आर आल्सो रिमूव्ड, वो भी रिमूव किए जाते हैं। और टॉक्सिक मटेरियल, समटाइम्स एनिमल्स एक्चुअली टेक अप टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड और सर्टेन इनहेलेशन। ओके, सो इन चीजों को रिमूव करना है फ्रॉम बॉडी, जिस्म से। ठीक है, और किसके थ्रू? वाया भी है एक्चुअली द रूट। कौन से रूट से हम इनको रिमूव करेंगे? सो यूरिन के थ्रू। ओके, रिमूव कर सकते हैं। फीसिस के थ्रू इनको रिमूव कर सकते हैं, एक्सहेलेशन के थ्रू या ETC। देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म्स, देयर आर सो मेनी रूट्स थ्रू व्हिच वी कैन एलिमिनेट दीज थिंग्स। इन चीजों को हम एलिमिनेट करते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं या एक्सेस सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जिनको बॉडी जो है वो रिमूव करती है या एलिमिनेट करती है। सो से फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें, ओके, से वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये बनती है। वाटर इज आल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट। अमोनिया, okay, is also metabolic waste. Say for example we have urea is also metabolic waste, uric acid, etc। ठीक है, सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है मेटाबॉलिक वेस्ट का। ठीक,
यानी ये वो सब्सटेंसेस हैं, ये वो मटेरियल है जो कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के बाद जिस्म में बनता है, ओके, और इसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। इसकी रिमूवल, या अगर हम कहें एक्सेस सब्सटेंसेस से, फॉर एग्जांपल व्हाट आर द एक्सेस सब्सटेंसेस, से फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनिज्म टेक्स अप एक्सेस साल्ट्स, ठीक है, साल्ट्स उसने मिनरल्स वगैरह ज्यादा जो है बॉडी में टेकअप कर लिए हैं। एक्सेस विटामिन्स, विटामिन्स जो हैं, जो एक्सेस जितने भी होते हैं, मोस्टली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जितने भी होते हैं वो स्टोर नहीं होते बॉडी में, एंड दे आर रिमूव्ड, ओके। सिमिलरली सर्टेन मेडिसिन्स, such as antibiotics, okay, etc. So these are the excess substances. So अगर हम इनको excess substance कहें तो भी ठीक रहेगा, ठीक है। So similarly यहाँ पर टॉक्सिक मटेरियल जो है वो फूड के फॉर्म में या पॉइजनस फूड अगर किसी बंदे ने इंजेस्ट कर लिया है, व्हाटएवर द सिचुएशन इज दैट, यानी कोई भी टॉक्सिक मटेरियल, कोई भी टॉक्सिक केमिकल वगैरह अगर उसने इंजेस्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसको भी रिमूव करना होता है बॉडी से। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई? तो हमने क्या देखा कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस सब्सटेंसेस और टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम बॉडी से। अब वाया यानी रूट कौन सा है? यूरिन से, फीसिस से, या एक्सहेलेशन के प्रोसेस से जो है बॉडी से, जैसे हम गैसेस को एक्सहेल करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, दैट इज आल्सो रिमूवल, दैट इज आल्सो द एक्सक्रिएशन, ये भी एक एक्सक्रिएशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे जनरली मोस्टली क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन रहती है कि वो क्या कहते हैं, इजेशन को और एक्सक्रिएशन को एक ही प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा आपको मैं बताऊं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास है एक्सक्रीशन, जिस टॉपिक को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज द होम्योस्टैटिक एक्चुअली मैकेनिज्म, एंड द सेकंड थिंग इज इजेशन। सो एक्सक्रिएशन एंड इजेशन, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि इजेशन और एक्सक्रीशन शायद एक ही चीज है, लेकिन देयर इज डिफरेंस। एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस सब्सटेंसेस और टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ओके। ये जो हमने डेफिनेशन देख ली, सो यहाँ पर वही सेम डेफिनेशन अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दैट इज एक्सक्रिएशन, ओके। इजेशन जो है इट इज एक्चुअली रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ओके, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है और उसके बाद वो फिर बॉडी से एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है, दैट इज इजेशन, दैट इज नॉट एक्सक्रीशन, ठीक। सो व्हाट इज इजेशन? इजेशन इज एक्चुअली रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक। सो थ्रू यानी एनस, ये रिमूव होगा एनस के थ्रू, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। सो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन। यानी इजेशन इज समथिंग एल्स, मोस्टली students get confused with this thing that they consider egestion as same as excretion, but ऐसा नहीं है। एक्सक्रीशन जो है वो डिफरेंट है और इजेशन इज समथिंग डिफरेंट। होपफुली आपको इस चीज को आपने समझ लिया होगा। अब हम आते हैं कि ये जो हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं क्या ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का वो ये समझते हैं कि जो भी हम चीजें, जो भी टॉक्सिक मटेरियल या नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में बनते हैं उनको एनी हाउ रिमूव करना पड़ता है, उसके रिमूवल को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो हाउ इट इज होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहां पर लिखेंगे इज एक्सक्रीशन होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, ठीक है। ये यहां पर मोस्टली क्वेश्चन भी रहता है
कि एक्सक्रीशन जो है वो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है या नहीं है, क्योंकि हमने होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स में होम्योस्टेसिस में पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है स्टेडी स्टेट, ठीक है, या कांस्टेंट कंडीशन ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि ऑस्मो रेगुलेशन में ऑस्मोलरिटी कांस्टेंट रहती है ताकि ज्यादा पानी सेल के अंदर ना आए और ना ही ज्यादा पानी सेल के बाहर जा सके, इसीलिए बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन करती है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सिमिलरली ब्लड में शुगर की लेवल भी कांस्टेंट होती है, शुगर लेवल ETC, ठीक है। सो ये चीजें एक कांस्टेंट लिमिट में होती है और बॉडी उनको वापस उसी लिमिट में रखती है। यानी अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है या ज्यादा होता है तो बॉडी उसको वापस मेंटेन करेगी। सिमिलरली ऑस्मोलरिटी भी मैंने आपको बताया था कि अगर वो कम होगी या ज्यादा होगी तो बॉडी उसको वापस मेंटेन करेगी। तो क्या यहाँ पर भी ऐसी चीज है? क्वेश्चन अराइजेस दैट कि क्या हम एक्सक्रीशन में भी ऐसा करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक्सक्रीशन में भी एक बैलेंस होता है, यानी बॉडी के अंदर एक प्योरिटी की एक लेवल होती है ब्लड के अंदर। से फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड में अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ब्लड में अगर हम कहें अमोनिया, से फॉर एग्जांपल NH3 इज द अमोनिया, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद प्रोड्यूस होती है, बनती है। अब इसकी एक लिमिट है, यानी अमोनिया की कितनी लिमिट होती है ब्लड के अंदर, तो अगर हम देखेंगे कि अमोनिया जो है तकरीबन 15 to 45 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है। यानी ब्लड के 1 डेसीलीटर में 15 से 45 माइक्रोग्राम्स अमोनिया मौजूद होती है। एंड दिस इज जनरली फाउंड इन द हेल्दी पर्सन और नॉर्मल पर्सन, ठीक है। यानी ये एक लेवल है, क्योंकि हमने अगर बात की कि भाई वापस लेवल को मेंटेन करना है तो एग्जैक्टली यहां पर भी वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अमोनिया की अगर इतनी मिकदार पर डेसीलीटर ब्लड में मौजूद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब अमोनिया की लेवल इससे, ये जो एक कांस्टेंट है जो कि स्टेडी स्टेट अगर हम इसको कहें, से दिस इज अ स्टेडी स्टेट, अगर इससे फ्लक्चुएट होती है और इससे बढ़ जाती है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूअसली होती रहती है और अमोनिया बनती रहती है, ठीक है। सो अगर वो अमोनिया रिमूव नहीं होती, ठीक, अब रिमूव कैसे होगी? ये अमोनिया जो होती है वो फिर लिवर में, यानी लिवर इज द होम्योस्टेटिक ऑर्गन व्हिच कन्वर्ट्स दिस अमोनिया इनटू यूरिया, ठीक है। यानी ब्लड में से के अंदर जो अमोनिया मौजूद है उसको यूरिया में वापस कन्वर्ट कर देना, यानी वो एलिमिनेट हो गई, ठीक है। सो या वो एलिमिनेट नहीं होती तो भी प्रॉब्लम होगा, या अगर उसकी प्रोडक्शन ज्यादा है, सो दोनों कंडीशन में, यानी ओवर प्रोडक्शन या अंडर एलिमिनेशन, ठीक है, आर द प्रॉब्लम्स। दोनों कंडीशंस में क्या होगा, ये जो लेवल है अमोनिया की वो ब्लड में क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप देखिए जरा फिर इस चीज को समझें। ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रही है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म जो है या न्यूक्लिक एसिड्स की मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रही है और अमोनिया बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो उसकी प्रोडक्शन से क्या होगा, वो जो नॉर्मल अमोनिया की जो लेवल है उससे बढ़ जाएगी, यानी एक तो कंडीशन ये हो सकती है। सेकंड कंडीशन मैंने बताया इसके बढ़ने की, अंडर एलिमिनेशन। अंडर एलिमिनेशन का मतलब होता है कि अमोनिया जितनी बन रही है वो जिस हिसाब से वो एलिमिनेट होती है वो एलिमिनेट नहीं हो रही। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी बॉडी में जो अमोनिया एलिमिनेट होने का जो वे है वो होता है कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि ब्लड में से अमोनिया की लेवल वो वापस नॉर्मल रहती है, ठीक है। सो इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा, ये जो एक नॉर्मल मैंने आपको बताया एक बैलेंस है, होम्योस्टेटिक बैलेंस, वो डिस्टर्ब होगा। और जब अमोनिया की लेवल इंक्रीज होगी, अगर यहां पर हम लिखें कि इंक्रीज, सो दिस बिकम्स टॉक्सिक, ठीक है, एंड causes many complications in the body
ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, समटाइम्स सिरोसिस इज अ कंडीशन। फॉर एग्जांपल आपने लिवर सिरोसिस सुना होगा, ठीक है, दिस इज द लिवर डिजीज जिसमें लिवर जो है डैमेज हो जाता है। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगेन वो जो यूरिया फॉर्मेशन हो रही थी यूरिया फॉर्मेशन नहीं होती। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो जो पर्सन होता है, उस वो कोमा में जाके इवन उसकी डेथ काज हो जाती है। सो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच एक्चुअली टेक प्लेस when these materials are in the excess। तो इसीलिए बॉडी क्या करती है, इन मटेरियल्स की एक लिमिट है जिसको नॉर्मल टॉलरेट कर सकते हैं, उसको सस्टेन कर सकते हैं। यानी ये जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये इम्प्योरिटीज हैं, और ये इम्प्योरिटीज जितनी भी ब्लड में एंटर होंगी तो ब्लड क्या होगा, वापस इम्प्योर हो जाएगा। इसीलिए उस इम्प्योरिटी को बाहर निकालना ताकि ब्लड की अपनी वो जो प्योरिटी की एक लेवल है वो नॉर्मल मेंटेन रहे। सो अगेन दिस इज द होम्योस्टेटिक प्रोसेस। सो आई थिंक आपने इस चीज को समझ लिया कि एक्सक्रीशन इज आल्सो होम्योस्टेटिक प्रोसेस। इट इज नॉट दैट कि बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं और रिमूव होती है, इसका होम्योस्टेसिस से कोई ताल्लुक नहीं है। नो, इट इज आल्सो अ होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। होपफुली आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एक्चुअल प्रोसेस के कहां से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, जनरली एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमने बात की कि एक्सेस सब्सटेंसेस की बात की, टॉक्सिक मटेरियल्स की भी हमने बात की, और मेटाबॉलिक वेस्ट की भी हमने बात की। लेकिन हम यहाँ पर एक्सक्रीशन में सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट को डिस्कस करेंगे, और मेटाबॉलिक वेस्ट में भी सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। These are the most common nitrogenous waste which are actually synthesized in the body, और हम actually यहाँ पर excretion में one by one इनको discuss करेंगे, ठीक है। So we are not actually discussing now excess substances or the toxic materials. We are only discussing the metabolic waste, and among the metabolic waste we will discuss these things: ammonia, urea and uric acid. Okay. So अब हम चलते हैं कि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में। सो नाउ वी डिस्कस मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म भी होती है और न्यूक्लिक एसिड की भी मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। सो ये दोनों जो हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, सो प्रोटीन हैज द अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, यानी इट इज अ नाइट्रोजनस कंपाउंड। सिमिलरली हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है इधर डीएनए है या आरएनए है, व्हाटएवर, डीएनए, आरएनए, और समटाइम्स न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं, प्यूराइन सब्सटेंसेस वगैरह जो हैं वो भी डायरेक्टली फूड के अंदर भी मौजूद होते हैं, ठीक है। सो इसकी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में भी क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस मौजूद होते हैं, प्यूराइन एंड पिरिमिडाइन, जिनको हम एडिनाइन, ग्वाइनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरासिल कहते हैं, ठीक। सो दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, और इन ही नाइट्रोजनस बेसिस से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स या नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स प्रोड्यूस व्हाट, नाइट्रोजनस वेस्ट। सो हम यहां पे लिखेंगे इट प्रोड्यूसेस नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। सो अमाइनो एसिड्स अगर ब्रेक होंगे, प्रोटीन ब्रेक होगा फॉर द
पर्पज ऑफ एनर्जी, या से फॉर एग्जांपल प्रोटीन से समटाइम्स एनर्जी के लिए भी, अगर बॉडी में फैट या कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं होते तो फिर प्रोटीन से भी एनर्जी ली जाती है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है कि एक्सेस जितने प्रोटीन होते हैं बॉडी कैन नॉट स्टोर देम, तो यहाँ से क्या होता है कि प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स में और फैट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो इसीलिए इसकी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अस एनर्जी, यानी इसका एनर्जी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, ओके। बट द ओल्ड न्यूक्लिक एसिड्स, ओल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, उनको डिग्रेड करते हैं और बॉडी में डिग्रेडेशन उनकी होती है, डिग्रेड होकर फिर वो रीअरेंज होते हैं, तो इसीलिए वहां पर क्या होता है उनकी भी कैटाबॉलिज्म होती है। सो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डिग्रेड होता है, और उसके बाद क्या होता है न्यूक्लिक एसिड के डिग्रेड होने से, यानी इसके अंदर जो मोस्टली प्यूराइन बेसिस होते हैं उनके थ्रू क्या होता है यूरिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स यूरिक एसिड, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, इनके ब्रेकडाउन होने से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स और अगर फैट की हम बात करें तो उनकी ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है डायरेक्टली, ठीक है। और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट वाटर या फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इजीली। लेकिन यहाँ पर जो है इनको रिमूव करना एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है, इनकी वजह से 3 किस्म के वेस्ट प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया वो बनते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जितने भी मुख्तलिफ हैबिटेट में और एवोल्यूशन के हिसाब से सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनमें हर एक ऑर्गेनिज्म के पास, हर एक एनिमल के पास वेस्ट मटेरियल डिफरेंट होता है, और उसको एलिमिनेट करने का उसके पास जो मैकेनिज्म होता है वो भी डिफरेंट होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से हमारे पास 3 चीजें जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। So the first thing is ammonia, okay, and second is urea, that is also being produced from the metabolism of protein and nucleic acid, and number third is uric acid. So ये 3 जो है नाइट्रोजनस वेस्ट हम इनको कहते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। सो इसको तो हमने इसका फार्मूला ही यहाँ पर लिख दिया है, तो अगर हम इसको अमोनिया लिखें, ओके, एंड यूरिया हमने यहाँ पे लिखा है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है कि कार्बन, ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप 2 होते हैं। अगर इसको हम सिंपली यहाँ पर लिखें, से दिस इज दी कार्बन NH2 NH2, ठीक। So this is the structure of urea molecule. Similarly यहाँ पर हमारे पास यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड इज C5O3 N4H4, this is the uric acid, ठीक। So different ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ये जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि अमोनिया को हम देखेंगे ये कौन से एनिमल्स में, कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होती है, देन वी विल डिस्कस यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक। सो नंबर 1 अमोनिया। अमोनिया दैट इज रिटन एज NH3, हम इसको NH3 भी लिखते हैं, ठीक है। इट इज अ गैस मॉलिक्यूल, यानी ये एक्चुअली गैस है, अमोनिया इज अ गैस, ठीक। और ये प्रोड्यूस होती है किसके नतीजे में, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में। सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और अगर हम यहाँ पर प्रोटीन की बात करें तो अल्टीमेटली एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड जब ब्रेक होते हैं तो उसके नतीजे में अमोनिया प्रोड्यूस होती है। किस तरह से, अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है उसकी एक मेन कार्बन होती है, दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन, ठीक है।
और उसके साथ यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप होता है, देयर इज रेडिकल, देयर इज हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, सो दिस इज वन अमाइनो एसिड, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है। और इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को यहां से अमाइनो ग्रुप से अलग किया जाता है। सो दिस इज द अमाइनो ग्रुप। ठीक है, सो अमाइनो ग्रुप जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है एंड दिस पार्ट इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। इसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एंड लेटर इट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। सो इट इज स्टोर्ड। ठीक है, ये बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इसको स्टोर कर देते हैं। बाकी ये जो अमाइनो ग्रुप है इसको रिमूव किया जाता है। सो दिस अमाइनो ग्रुप प्लस हाइड्रोजन आयन मेक्स NH3। ठीक है, सो दिस इज अमोनिया, ये अमोनिया है। अब मोस्टली ये जो अमोनिया मैंने आपको बताया, फर्स्ट जो प्रोडक्ट होती है दैट इज द अमोनिया। उसके बाद फिर यूरिया और यूरिक एसिड, फिर इसको अमोनिया को जो है वो कन्वर्ट करते हैं मुख्तलिफ एनिमल्स अपने हिसाब से। सो अमोनिया इज द गैसेस मॉलिक्यूल और ये डिफ्यूज इजीली हो जाती है, यानी सेल सरफेस से, फॉर एग्जांपल सेल के सरफेस से यहाँ पर अगर अमोनिया यहाँ पर बन रही है, सो दिस अमोनिया कैन इजीली गेट डिफ्यूज आउट। ठीक है, और इवन बॉडी सरफेस से अगर कोई जानदार है, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसके बॉडी सरफेस से भी ये इजीली डिफ्यूज आउट हो जाएगी, डिफ्यूज होगी। ठीक है, यानी अमोनिया को डिफ्यूज होने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो इट इज बायो एनर्जेटिकली सेल्फ प्रोसेस। सो जनरली हम लिखेंगे कि अमोनिया does not require energy for its removal। ठीक है, उसके रिमूवल पर एनर्जी नहीं लगती क्योंकि इजीली डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो एक्सक्रीट हो जाती है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम होता है कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए पानी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। सो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 300 मिलीलीटर टू 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, सो वो जानदार जो कि पानी के अंदर फ्रेश वाटर में जो कि सर्वाइव कर रहे हैं, वो सस्टेन कर सकते हैं, वो इतना ज्यादा पानी जो है उसको लॉस करने की उसमें उनके अंदर एबिलिटी मौजूद होती है, बिकॉज दे कैन सस्टेन दैट मच लॉस ऑफ वाटर। लेकिन जो भी फार्म्स लैंड में सर्वाइव कर रहे हैं, जो भी टेरेस्ट्रियल फार्म्स हैं, ठीक है, वो अमोनिया को रिमूव नहीं करते, इसीलिए वो अमोनिया को फिर दूसरे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया कि ये अमोनिया को रिमूव करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, so it does not require any energy but it requires lot of water। so हम यहाँ पर लिखेंगे it requires plenty of water। ठीक है, पानी जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। so जितने भी जानदार होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर अमोनिया को वो रिमूव करेंगे, जो जानदार, हम उनको कहते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है, यानी वो जानदार जो अमोनिया को रिलीज करें एज द बेस्ट प्रोडक्ट, हम उनको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, मिसाल के तौर पर फ्रेश वाटर फिशेस, यानी फ्रेश वाटर में सर्वाइव करने वाली जितनी भी फिशेस होती हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है, सिमिलरली वी हैव एक्वेटिक amphibians, okay, and aquatic invertebrates, etc। ठीक है,
ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्रेश वाटर फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एम्फीबियंस, जब वो लार्वल स्टेज में होता है एम्फीबिया, ठीक है, फ्रॉग वगैरह, तो उस वक्त अमोनिया को एक्सक्रीट करता है। सो यानी फ्रेश वाटर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे जनरली एक्सक्रीट अमोनिया, और यूनिसेलुलर जितने भी प्रोटिस्ट हैं, तो यहाँ पर अगर हम प्रोटिस्ट को भी लिखें, प्रोटिस्ट दे आल्सो एक्सक्रीट अमोनिया, ठीक है। सो ये वो जानदार हैं जो कि अमोनिया को, मैंने आपको बताया, रिलीज करते हैं, क्योंकि अमोनिया को रिलीज होने के लिए एनर्जी तो बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन उसको रिमूव करने के लिए पानी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। सो लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, सो ओनली एनिमल्स व्हिच आर हु आर एक्वेटिक कैन अफोर्ड दैट मच लॉस ऑफ वाटर, वो इतना पानी वो लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी बताया। सो हमने यहाँ पर अमोनोडेलिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया। अब हम जाएंगे यूरिया एंड देन फाइनली द यूरिक एसिड की तरफ। सो नंबर सेकंड नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इज यूरिया, ठीक है। सो यूरिया इज एक्चुअली less toxic than ammonia, ठीक है। अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको प्रीवियसली बताई नहीं, लेकिन एक्चुअली इट इज हाईली टॉक्सिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर सेल के अंदर मौजूद होती है तो क्या होगा, अमोनिया जब भी वाटर के साथ अटैच होगी, मिक्स होगी, सो दिस अमोनिया विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बनेगा अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। सो दिस मॉलिक्यूल इज हाईली टॉक्सिक, ठीक है। ये जो होता है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इट कॉजेज सेल डेथ, सेल के लिए बहुत ज्यादा जो है नुकसानकार होता है, सेल की डेथ कॉज करता है। दैट्स व्हाई अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, और उसको एनी हाउ बहुत क्विकली बॉडी से रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिखा है कि यूरिया एज कंपेयर टू दी अमोनिया, यानी अमोनिया के मुकाबले में, ठीक है, अमोनिया के मुकाबले में ये लेस टॉक्सिक है। अबाउट 1 लाख टाइम्स जो है ये लेस टॉक्सिक होता है। सो यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। कितने टाइम्स लेस टॉक्सिक है? 1 लाख टाइम्स, ओके। एंड दिस यूरिया is not the direct product of the protein metabolism, but क्या होता है कि ये जो अमोनिया बनती है उस अमोनिया को फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करके और यूरिया बनाया जाता है। So what happens that this urea is formed in liver. So हम लिखेंगे it is formed in liver, ठीक है। लिवर के अंदर यूरिया बनता है और इसको हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं या ऑर्नेनथाइन साइकिल कहते हैं। यूरिया साइकिल या ऑर्नेनथाइन साइकिल भी कहा जाता है। हम इसको आगे चल के जब ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो वहां पर हम लिवर में ऑर्नेनथाइन साइकिल को भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से होता है। लेकिन यहां पर आप समझें कि ये जो यूरिया है वो लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है एंड इट रिक्वायर्स एटीपीज, यानी एक्चुअली एनर्जी जो है वो लगती है। सो बायो एनर्जेटिकली अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि अमोनिया को रिमूव करना एनर्जी उसमें नहीं लगती, जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो यूज होती है टू कन्वर्ट द अमोनिया इनटू द यूरिया एंड देन फिर उस यूरिया को एक्सक्रीट करना बॉडी से थ्रू द किडनीज, ओके। So this is how that urea is formed in the body. ये बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। और दूसरी बात ये होती है कि यूरिया जो होता है उसको रिमूव करने के लिए पानी भी कम रिक्वायर्ड होता है। So here we write that it requires less water than ammonia, ठीक है। यानी यूरिया को रिमूव करने के लिए अमोनिया के मुकाबले में
कम पानी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। से फॉर एग्जांपल कितना पानी रिक्वायर्ड होता है? सो 1 ग्राम ऑफ यूरिया requires 50 ml water। फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है। यानी 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए 50 मिलीलीटर पानी रिक्वायर्ड होता है। जबकि हमने अमोनिया की जब डिफ्यूजन की बात की या उसके रिमूवल की बात की तो हमने देखा कि अबाउट 300 मिलीलीटर टू 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। सो पानी के हिसाब से यहाँ पर जितने भी फॉर्म्स जो कि लैंड पर सर्वाइव करते हैं, लैंड एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जितने भी हैं, वो अमोनिया की जगह क्या करते हैं? यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। सो उनके लिवर के अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिया बनता है और फिर वो उसको यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। और जो भी जानदार यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, जो भी एनिमल्स, हम उनको यूरियोटैलिक कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज यूरियोटैलिक एनिमल्स या यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन से एनिमल्स हैं जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। सो से फॉर एग्जांपल वी हैव मैमल्स, ठीक है। मैमल्स जितने भी हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। से फॉर एग्जांपल वी हैव लैंड एम्फीबियंस, ठीक है। यानी एम्फीबिया की हमने बात की कि जब वो फिर मैच्योर हो जाता है और फ्रॉग में टोडपोल में फ्रॉग में टोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वहां पर क्या होता है कि वो अमोनिया की जगह पर यूरिया को एक्सक्रीट करना शुरू करता है, ठीक है। एंड देन मरीन वाटर फिशेस। सो ईटीसी मरीन वाटर में सर्वाइव करने वाली जो फिशेस होती हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं करती, क्योंकि वहां पर पानी जो है फ्री वाटर मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं। ये हमने ऑस्मोरेगुलेशन इन मरीन वाटर एनिमल्स में डिस्कस किया था। सो दे आल्सो एक्सक्रीट यूरिया, ये भी यूरिया को एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है। इनको हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो फुली आपने इस चीज को गेट कर लिया है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि यूरिया जो है वो अबाउट 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक है देन द अमोनिया एंड इट आल्सो रिक्वायर्स लेस वाटर, ठीक है। पानी की भी जो है वो नीड उसको रिमूव होने के लिए बहुत कम पड़ती है, ठीक। यहाँ पर हमने देखा 50 ml वाटर इज रिक्वायर्ड, दो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड इट हैज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। सो nevertheless it's very important for those organisms which are living on land, ठीक है। जो भी लैंड पर आउट ऑफ वाटर जो भी जानदार सर्वाइव कर रहे हैं, दे एक्चुअली कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, ठीक है। और यूरिया का जो फार्मूला था वो मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पर कि यूरिया इज एक्चुअली व्हेन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं। सो अल्टीमेटली क्या होता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ यूरिया। ये हमारे पास यूरिया का फार्मूला होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड? सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द यूरिक एसिड। सो नंबर 3rd प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, ठीक है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, हम उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो सिंपली दे आर कॉल्ड एज यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, ओके। अब ये जो यूरिक एसिड है दैट इज आल्सो फॉर्म्ड इन द लिवर, ये भी लिवर में प्रोड्यूस होता है। सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, ठीक है, लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। और यानी अगर ये प्रोटीन से प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होने के बाद अगर यूरिक एसिड बनता है तो लिवर में बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम लिवर की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म होते हैं एनिमल्स में से, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, या इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर, तो फिर वहां पर क्या होता है? लिवर के अंदर यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। लेकिन हम अगर अपनी बॉडी की बात करते हैं, हमारी बॉडी में भी यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो डायरेक्टली भी, यानी इसका एक तो तरीका ये है कि अगर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी तो वो डायरेक्टली यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, देन यूरिया एंड देन यूरिक एसिड, ठीक है।
लेकिन अगर प्यूराइन बेसिस की यानी एडिनाइन और ग्वाइनाइन, ठीक है, प्यूराइन बेसिस, दीज आर दी नाइट्रोजनस बेसिस जिनको हम एडिनाइन और ग्वाइनाइन कहते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगर इनकी मेटाबॉलिज्म होती है सो दे एक्चुअली डायरेक्टली प्रोड्यूस यूरिक एसिड, सो इनकी मेटाबॉलिज्म से डायरेक्टली यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो देयर आर टू वेज, यानी प्यूराइन बेसिस से डायरेक्टली यूरिक एसिड बनेगा, और अगर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो फिर वही लिवर के अंदर यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्टेप्स एंड लॉट ऑफ एनर्जी, ओके। सो यहाँ पर अगर हम यूरिक एसिड की बात करते हैं, यूरिक एसिड इज even 1000 टाइम्स लेस soluble देन अमोनिया एंड यूरिया। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज thousands टाइम्स लेस soluble देन अमोनिया एंड यूरिया, ठीक है। सो अमोनिया और यूरिया के मुकाबले में इट इज लेस सॉल्युबल इन द वाटर, ठीक। सो अल्टीमेटली लेस सॉल्युबल इन वाटर, यहां पर अगर हम वाटर लिखें, ठीक है। सो वो जानदार जो कि बिल्कुल ज्यादा ऐसी कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं जहां पर वाटर बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। अब यूरिक एसिड जनरली दो फॉर्म्स में एक्सक्रीट होता है, यानी यूरिक एसिड कैन बी एक्सक्रीटेड आइदर इन पैलेट फॉर्म, ठीक है, और इन द पेस्ट फॉर्म, दोनों फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, ठीक है। पैलेट फॉर्म इज एक्चुअली द सॉलिड ग्रेन्यूल्स को हम पैलेट कहते हैं, यानी हार्ड जो है सब्सटेंसेस, जिस तरह से ये दिस इज आल्सो यूरिक एसिड, ठीक है। एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, पेस्ट मींस इट इज द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज स्लाइटली लिक्विड, यानी जिस तरह से आपने अगर बर्ड्स की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखी होगी तो उसमें सर्टेनली यहाँ पर लिक्विड भी साथ में थोड़ा बहुत पानी मौजूद होता है, सो देयर इज लिक्विड, ठीक है। सो इन दो फॉर्म्स में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए पानी कितना रिक्वायर्ड होता है। सो 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, रिक्वायर्स 10 ml ऑफ वाटर, यानी 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव होने में 10 मिलीलीटर पानी रिक्वायर्ड है। सो यूरिया के मुकाबले में जो कि 50 ml था, यहाँ पर 10 ml है, यानी उससे काफी गुना जो है कम पानी की जरूरत होती है। सो ऐसे जानदार जो ऐसी जगह पर सर्वाइव कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल फार्म है जहाँ पर पानी उनको बहुत कम अवेलेबल होता है, उनके लिए यूरिया को भी एक्सक्रीट करना प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए वो यूरिया को भी यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके और फिर उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। और लेकिन यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक देन बोथ ऑफ देम, सो इट इज लेस टॉक्सिक देन यूरिया, ठीक है, एंड अमोनिया, यानी यूरिया और अमोनिया से टॉक्सिक भी बहुत कम होता है, इसको बॉडी के अंदर स्टोर भी किया जा सकता है यूरिक एसिड को, अंडरस्टैंड। सो अब हम एग्जांपल्स की बात करेंगे कि कौन से जानदार हैं जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, जिनको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। सो से फॉर एग्जांपल वी हैव रेप्टाइल्स, because as you know that reptiles generally are found in the deserts, so reptiles हैं हमारे पास, birds हैं, insects हैं, etc, ठीक है। so these organisms actually excrete uric acid. so this is all about the excretion. आज हमने excretion में general excretion की बात की, और उसके बाद फिर हमने different जो products हैं excretion में, जिनमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड आते हैं, हमने उनको डिस्कस किया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली वी विल डिस्कस द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, एक्सक्रीशन इन मैन। सो जितने भी हमारे सिलेबस के हिसाब से आगे और फर्दर टॉपिक हैं, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, एंड फाइनली अगेन एक मैसेज के please do subscribe my channel
ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। एंड आल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगती है, अगर ये लेक्चर, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप इनको जरूर शेयर करें ताकि यही नॉलेज, यही इंफॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।